कोई भी ऐसी ब्रीदिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह नहीं हो। जो नोज़ की सिक्रीशंस हैं बेबी की वो ड्राई हो जाती हैं, जो न्यू सिक्रीशंस अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल पाती और ब्लॉकेज फील होती है। पेरेंट्स आमतौर पे हमारे पास आते हैं कहते हुए कि छाती से खड़-खड़ की आवाज़ आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रूम को ह्यूमिडिफाइड रखना है। पानी उबाल के रख सकते हैं रूम के अंदर ताकि रूम के अंदर एक नमी रहे, एक ह्यूमिडिटी रहे। नॉर्मल सलाइन की नेज़ल ड्रॉप्स मिल जाती हैं, वो हम बच्चे के नाक में डालें। डेंजर साइंस कि कब हमें घबराना है। बेबी की जो साउंड है उसमें से सुई सुई जैसी आवाज़ आ रही है, इसको हम वीज कहते हैं। सो जब भी बच्चा सांस ले रहा है एक सीटी जैसी आवाज़ साथ में आ रही है तो दैट इज़ डेंजरस। एक डेंजर साउंड है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइडर, जिसमें ऐसी आवाज़ आती है कि जब सांस अंदर जा रहा है तब ये वाली आवाज़ आ रही है। ये डेंजर साइन है। तो ये अगेन इस केसेस में घर पे नहीं वेट करना है। रिब्स के पास जो पसलियां हैं वो चल रही हैं, जैसे कहते हैं पसलियां चल रही हैं, ये वाली ब्रीदिंग है बच्चे की। तो जब हमें लगे कि बच्चा ऐसे ब्रीथ कर रहा है, ये अगेन एक डेंजर साइन है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। बहुत शुक्रिया सेहतनामा को इतना प्यार देने के लिए। और बहुत सारे वीडियोस सेहतनामा में हमने न्यूबॉर्न बेबी केयर पर बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सर्दियां हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है जो न्यूबॉर्न होते हैं। तो आज सेहतनामा में बात नॉइज़ी ब्रीदिंग। कई बार आवाज़ अलग सी आवाज़ आती है, बच्चों में खड़खड़ की आवाज़ आती है, सांस लेते हैं तो आवाज़ आ रही है अजीब सी, और जब दूध पीते हैं तो भी खड़खड़ की आवाज़ आनी। सो आज इस पर बात डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब नॉइज़ी ब्रीदिंग वाला टॉपिक रह गया था। नॉइज़ी ब्रीदिंग आप किसे कहते हैं? तो देखो ये आई थिंक जैसे सर्दियां अब आ रही हैं तो नॉइज़ी ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आम आदमी के लिए नॉइज़ी ब्रीदिंग मतलब कोई भी ऐसी ब्रीदिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह नहीं हो, दैट इज़ नॉइज़ी ब्रीदिंग। सो इसमें कई तरह की साउंड्स या कई तरह की ब्रीदिंग्स होती हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से नॉइज़ी ब्रीदिंग होती है। सो कुछ जो हैं वो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसे कहिए कि घर पे भी उनका हम इलाज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हैं या जानलेवा हैं या डेंजरस हैं जिनके लिए हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए या नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर हम नॉइज़ी ब्रीदिंग की बात करें तो उसमें 3-4 तरह की कॉमन साउंड्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे कॉमन जो होती है वो है कंडक्टेड साउंड्स। कंडक्टेड साउंड्स का मतलब ये है कि हमारा जो बेबी है उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता है। सो मोस्ट कॉमन रीज़न विंटर में इसलिए होता है क्योंकि हवा जो है आसपास बहुत ड्राई होती है, ड्राई एयर होती है, तो हमारी जो नोज़ की सिक्रीशंस हैं बेबी की वो ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो न्यू सिक्रीशंस अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल पाती और ब्लॉकेज फील होती है। वो ब्लॉकेज होने से एक खड़ खड़ की आवाज़, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि पेरेंट्स आमतौर पे हमारे पास आते हैं कहते हुए कि छाती से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है। वो खड़ खड़ की आवाज़ एक्चुअली छाती से नहीं आ रही होती, वो नोज़ की ब्लॉकेज की वजह से आ रही होती है। कफ जैसी आवाज़ कह सकते हैं, या अगर बेबी की चेस्ट को पकड़ेंगे तो वहाँ पे हमें वाइब्रेशंस फील होती हैं। सो वो पेरेंट्स को लगता है कि वो जो आवाज़ है वो चेस्ट में से आ रही है, बट एक्चुअली वो जो साउंड है वो नोज़ की ब्लॉकेज की वजह से आती है। तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को बोलते हैं, पेशेंट को लगता है कि बलगम फंस गई है छाती में या रेशा फंस गया है छाती में। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। ठंड तो नहीं लग गई बच्चे को? ट्रूली तो वो एक्चुअली में वो ठंड की वजह से तो है, लेकिन वो ड्राई एयर की वजह से है और वो नोज़ ब्लॉक की वजह से है। पेरेंट्स को समझाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, बहुत बार लोग कन्विंस नहीं होते कि ये आवाज़ जो है वो छाती से आ रही है और ये नाक की वजह से कैसे हो सकती है। तो ईजी तरीका ये है कि जैसे हम एक बांसुरी को इमेजिन करें, तो बांसुरी जब हम बजाते हैं तो उसको हमें कहीं से ऑक्लूड करना पड़ता है तभी वो साउंड निकलती है। सो हम उसको ऑक्लूड तो आगे से करते हैं लेकिन साउंड पीछे से आता है। सो सिमिलरली ये हमारा जो एयरवे है एक एयर ट्यूब की तरह है। इस ट्यूब में अगर ब्लॉकेज कहीं भी होगी तो साउंड नीचे ही आएगा। सो वो साउंड हमें नीचे इसलिए फील होता है क्योंकि ब्लॉकेज ऊपर है कहीं पे, सिमिलर टू फ्लूट, जैसे बांसुरी का कंसेप्ट है। तो वो समझना ईजी हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल है वैसे? बिल्कुल नॉर्मल है। सिक्रीशंस का ब्लॉक हो जाना, सिक्रीशंस का जम जाना नोज़ में, ये नॉर्मल है विंटर्स में।
तो हमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूम को ह्यूमिडिफाइड रखना है। अगर हम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकें तो भी ठीक है, नहीं तो कमरे में हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हम स्टीम उबाल के रख सकते हैं या पानी उबाल के रख सकते हैं रूम के अंदर, ताकि रूम के अंदर एक नमी रहे, एक ह्यूमिडिटी रहे। और अगर पॉसिबल हो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ड्राई वेदर है, तो आप 24 आवर्स भी उसको ऑन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कोई नुकसान नहीं है। आप गर्म उबलता पानी जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप फिर दोबारा चेंज बिल्कुल कर दीजिए उसको फिर आप उसको उबाल सकते हैं, या नॉर्मली जो हमारे को स्टीमर्स मिल जाते हैं वो जिसमें कंटिन्यूअसली आप स्टीम लेते हो, वो आप दिन में 3-4 बार आधे आधे घंटे के लिए चला के रखो। एक तो उससे वार्म रहेगा, बिल्कुल रूम वार्म रहेगा और मॉइस्ट रहेगा। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। सो बेबी को कोई डायरेक्टली कोई हार्म भी नहीं होगा उसमें। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि नेज़ल ड्रॉप्स। बहुत बार हम कहते हैं कि नाक के अंदर आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स, हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में हम नॉर्मल सलाइन की नेज़ल ड्रॉप्स मिल जाती हैं, वो हम बच्चे के नाक में डालें, एक एक ड्रॉप दोनों तरफ डालें, और उसको एज़ फ्रीक्वेंटली एज़ एवरी आवर भी डाल सकते हो, यानी कि दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी मर्जी बार डालो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो ड्रॉप इधर उधर कहीं गिर भी जाए, बहुत बार लोग घबरा जाते हैं कि गिर जाएगी, उसका कोई नुकसान नहीं है, एक सिंपल पानी की तरह है। आप जितना डालेंगे उतना फ्रीक्वेंटली वो जो है बेबी का नोज़ जो है ओपन अप होगा और सिक्रीशन सब मेल्ट होके निकल जाएंगी। अच्छा, उसको डालने का कोई तरीका, सही तरीका? बिल्कुल, बच्चा जब सो रहा हो तो बच्चे के सोते हुए ही, बहुत लोग उसमें स्प्रेस की तरह भी आते हैं आजकल, तो आप उसको प्रेस करिए, वो स्प्रे चला जाता है बेबी के नोज़ में, आप उसको प्रेस करेंगे स्प्रे हो जाता है। इनकेस आपके पास वो स्प्रे वाला नहीं है तो जैसे बेबी लेटे हैं तो बेबी के नोज़ में एक एक ड्रॉप दोनों तरफ इंस्टिल करना है, गर्दन को थोड़ा एक्सटेंड करके दोनों तरफ एक एक ड्रॉप इंस्टिल करेंगे और नोज को दबा के क्लीन कर देंगे। सो दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। कोई हार्मफुल बिल्कुल कोई हार्म नहीं है, बच्चा सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो ड्रॉप्स बिल्कुल पानी है तो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है। और डालने के बाद नोज क्लीन कर लीजिए नॉर्मल सिर भी सीधा कर देना। बिल्कुल, वो जो एक्सटेंड किया था ऑब्वियसली उसको आप सीधा कर देंगे, बेबी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। सो बहुत सारे लोग बच्चे को उल्टा करके डालने की कोशिश करते हैं, ये सब हमने देखा है कि ये सब लोग करते हैं, तो वो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जैसे बच्चा बेड पे है वैसे ही उसके पिछले, सबसे बेस्ट होता है कि आप बच्चे की बैक साइड पे आ जाओ। आप जब फ्रंट से डालने की कोशिश करते हैं तो कई बार नहीं डलती ड्रॉप्स, आप अगर बेबी के पीछे खड़े हो जाओ और बेबी का थोड़ा एक्सटेंड करके आराम से डालेंगे, बिल्कुल आराम से ड्रॉप और डालने के तुरंत बाद आप उसको सीधा भी बिल्कुल उसको ऐसे किया, ड्रॉप डाला, वापस नॉर्मल कर दिया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू पुट नेजल ड्रॉप्स, और बहुत ईजी है, कंफर्टेबल है, बच्चा भी ज़्यादा क्रैंकी नहीं होता है, बच्चे को पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नहीं तो बहुत बार बच्चा सिर मारता है, ड्रॉप्स जाती नहीं है, इंस्टिल नहीं होते हैं, गिर जाती हैं। तो अगर आप पीछे से होंगे तो समबडी कैन होल्ड द हेड, कोई सिर पकड़ लेगा और आराम से एक एक ड्रॉप डालेंगे, आराम से चली जाती है। और ये हम बात कर रहे हैं नवजात न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ्स तक के बच्चे, इनफैक्ट 1 ईयर तक के बच्चे को भी आप आराम से अगर ड्रॉप डाल लें तो बच्चे डलवा लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से आके बोलते हैं कि बच्चा डलवाता नहीं है ड्रॉप्स, बच्चा बहुत हिलता है, स्पेशली जो 6 महीने 8 महीने के बच्चे हैं वो बहुत हिलते हैं। उन केसेस में हम कई बार एडवाइस करना पड़ता है कि आप किसी एक को, बच्चे का हेड सिर्फ को कंट्रोल करना है, पकड़ के आप आराम से एक एक ड्रॉप डाल दीजिए। और आप ये बात समझिए कि बच्चा भी इस चीज़ को समझता है। इनिशियली वो एक डर की भावना होती है कि शायद उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, बट जब उसको लगेगा कि ये ड्रॉप्स डलती हैं, इससे उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुअली बच्चा भी अडेप्ट कर जाता है, तो वो भी कोऑपरेट करेगा आपके साथ डालने के लिए। पर ये तभी करना है जब नोज में वाकई ब्लॉकेज लग रही है, ब्रीदिंग। बिल्कुल, अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चे की खड़ 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 की आवाज़ जिसे हम कहते हैं वो आ रही है, और बच्चा वैसे कंफर्टेबल है लेकिन आवाज़ बहुत खड़खड़ कर रही है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, रात के समय हमें ये फीलिंग ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि रात के समय हमें फील होता है कि एक तो वैसे भी बहुत सराउंडिंग्स आर क्वाइट, साइलेंस होती है, तो हमें फील होता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चा सो रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही है उसकी नाक में से, ये चीज़ें हमें रात को ज़्यादा फील होती हैं। और हम सबको यही बोलते हैं, और दिन में लोग कहते हैं कि सब ठीक रहते हैं, वो उसमें एक तो सब्जेक्टिव पैरामीटर है, क्योंकि जो सराउंडिंग नॉइज़ है वो भी दिन में ज़्यादा होता है। दूसरा है कि हम दिन में हम भी अवेक होते हैं पेरेंट्स, तो वो रेगुलरली ड्रॉप्स डालते हैं, रात में हम भी थोड़ा नींद में होते हैं एज पेरेंट्स, तो ड्रॉप्स थोड़ी कम डलती हैं, तो उस वजह से जो सिक्रीशन से ज़्यादा इकट्ठी होती हैं। सो प्रेफरेबली व्हेन यू फील, जब हमें लगे कि बच्चे का नाक बंद है तो ड्रॉप्स रेगुलरली डालो, दिन में 8 बार 10 बार, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, कितना सीवियर है उस हिसाब से डालो। और 90% केसेस जो हैं उनमें यही कारण होता है कि नोज़ ब्लॉक होने की वजह से ही साउंड आती है,
वो खड़खड़ की आवाज़ नोज़ ब्लॉकेज की वजह से होती है। और कई बार जो ये सिक्रीशंस नाक में होती हैं, गले में गिरती हैं, बच्चा 1-2 बार खांसी भी करता है साथ में। तो हमें लगता है कि छोटे बच्चे को खांसी हो गई है, तो खांसी के लिए क्या करना है। इतने छोटे बच्चे में इस खांसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो नेजल ड्रॉप आप एक बार डॉक्टर से लिखवा बिल्कुल, के बिल्कुल आराम लिखवा से। एक बार ज़रूर दिखाना है। व्हेन एवर यू फील, जब भी आपको लगे कि कुछ अब नॉर्मल ब्रीदिंग है, तो जो आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि तुरंत आप स्टीमर ऑन कर लो, ह्यूमिडिफायर कर लो रूम को, ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ परसिस्ट कर रही है, अगर आपको लगा कि 2-4 घंटे में नहीं सेटल हो रहा है और वो खड़खड़ की आवाज़ आ ही रही है, तो हमेशा ये बेटर रहता है कि हम जो भी हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर, उनको एक बार चेक करवा लें, ताकि कंफर्म हो जाए कि बाकी में कारण यही है, ये एक नॉर्मल नोज ब्लॉकेज डेंजर है। साइन कब होते हैं? बिल्कुल, तो देखो ये तो हमने बात की कि एक 90% केसेस में यही होता है कि नॉइजी ब्रीदिंग, जो एक नॉर्मल बेबी लेस देन 6 मंथ्स विंटर्स में हम ये मान के चलते हैं कि नोज ब्लॉकेज की वजह से होगा। अब आ जाती है बात की डेंजर साइंस, कि कब हमें घबराना है। एक, जब हमें लगे कि बेबी की जो साउंड है उसमें से सुई सुई जैसी आवाज़ आ रही है, इसको हम वीज कहते हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ ऐसा होता है कि जब बेबी सांस ले रहा है तो स्विंग 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 ऐसी वीजिंग की आवाज़ आएगी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। तो वो सीटी जैसी आवाज़ साथ में चलती रहती है बच्चे की सांस के, वो एक डेंजर साइन है। सो जब भी बच्चा सांस ले रहा है, एक सीटी जैसी आवाज़ साथ में आ रही है, तो दैट इज़ डेंजरस। तो उस केस में हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है बच्चे को। और जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, अगर कॉन्टैक्ट हो पाए फ़ोन पे तो फ़ोन पे बात करके, नहीं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। सिमिलरली एक डेंजर साउंड है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइडर, जिसमें ऐसी आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ है, स्पेशली जब बच्चा सांस ले रहा है अंदर, तो ये वाली साउंड आती है, ये अगेन एक डेंजर साउंड है। इसको क्या, कौन सा साउंड? स्ट्राइडर कहते हैं। स्ट्राइडर। यस, दिस इज स्ट्राइडर। सो बच्चा जब सांस ले रहा है तो ये इंस्पिरेटरी यूजुअली होती है साउंड, कि जब सांस अंदर जा रहा है तब ये वाली आवाज़ आ रही है, ये डेंजर साइन है। तो ये अगेन इस केसेस में घर पे नहीं वेट करना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि ये इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे हम कहते हैं, यहाँ से सांस लेना बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी बच्चे की। तो ये वो वाली साउंड्स हैं। जो ये इंस्पिरेटरी साउंड की हमने बात की, स्ट्राइडर, ये यूजुअली सांस अंदर लेते हुए होती है। और जो हमने सीटी की बात की, वो सांस छोड़ते हुए होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वीज जिसे हम कहते हैं, सीटी जैसी आवाज़, वो सांस छोड़ते हुए ज़्यादा होती है, और जो स्ट्राइडर है ये सांस लेते हुए होता है। ये ध्यान देना है। तो ये आपने देखना है कि हमें किस टाइम पे ये फील हो रहा है कि बच्चा कब तंग हो रहा है, और एक कहाँ की ब्लॉकेज हमें लगती है। तो इससे हमें बेसिकली कौन सा एरिया लंग्स का इन्वॉल्व है ना, वो पता लग जाता है कि क्या ये ऊपर वाला रास्ता इन्वॉल्व है, सांस लेने वाला, या नीचे वाला इन्वॉल्व है। तो इनके बेसिस पे आपके जो डॉक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेंगे, बट ये डेंजर साइंस हैं, इनमें वेट नहीं करना। अलॉन्ग विद दिस, अगर हमें कभी भी लगे कि बच्चे की ब्रीदिंग अब नॉर्मल है, और जो हमारी छाती है बच्चे की, उसमें गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा तेज तेज सांस ले रहा है और पसलियों के पास, ये जो मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, रिब्स के पास जो पसलियाँ हैं वो चल रही हैं, जैसे कहते हैं पसलियाँ चल रही हैं, ये वाली ब्रीदिंग है बच्चे की। तो जब हमें लगे कि बच्चा ऐसे ब्रीथ कर रहा है, ये अगेन एक डेंजर साइन है, ठीक है। तो ये जितनी भी ब्रीदिंग्स की हमने बात की, ये सारी ब्रीदिंग्स जो हैं, इसमें बच्चा अनकंफर्टेबल होगा, बच्चे की फीडिंग ऑल्टर हो जाएगी, उसकी स्लीप डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा। सो ये जितनी भी साउंड्स हैं, ये सब इरिटेबल साउंड्स हैं, बच्चे को परेशान करने वाली साउंड्स हैं, और ये इमीडिएट हॉस्पिटल जाने वाली साउंड्स हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सांस लेने पर थोड़ी बहुत जो ये वाली आवाज़ हमें फील होती है, नॉइजी ब्रीदिंग, हम आज बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं पर थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ जो है ये नाक से आ रही है, ये मोस्ट लाइकली नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से है, और ये आप सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे खुल जाएगी। दूसरी चीज़ ये, नेज़ल ब्लॉकेज में बहुत लोग घर पे कोशिश करते हैं कि ईयरबड्स डाल के या कुछ और, कई बार लोग माचिस की तीली डाल के, या ये सब चीज़ें लोग करते हैं घरों में। तो ये कोई तीखी चीज़ लेके उस पर कॉटन लगा के दे ट्राई कि कुछ दिख रहा है तो हम उसको निकाल लें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बच्चे के किसी भी कान में, नाक में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, इवन ईयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे नुकसान क्या था वो भी बता दीजिए। सो अगर ईयरबड्स या किसी भी शार्प का चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बेबी को इंजरी हो सकती है। बेबी की जो म्यूकोजा यानी कि जो अंदर वाले मांस की लेयर है बहुत सॉफ्ट होती है। तो जो ईयरबड्स बने हैं, वो ईयरबड्स जितना मर्जी हम कर लें, वो इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते कि बेबीज़ की स्किन के लिए। हमें नहीं पता कितनी सॉफ्ट स्किन है, अगर वो आपने कुछ भी ज़रा सा भी प्रेशर लगा तो स्किन पूरी उतर जाएगी,
और अगर अंदर से एक बार वो म्यूकोजा इंजर हो गई तो फिर जो हम बेनिफिट करना चाहते हैं उल्टा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, कई बार जो सिक्रीशंस हैं वो प्लग्ड फॉर्म में होती हैं, यानी कि गांठें बनी होती हैं छोटी छोटी। कई बार उसको निकालने के चक्कर में हम उसको बाहर की बजाय और अंदर पुश कर देते हैं, तो वो बच्चे के लिए और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए ये सब जो भी ये प्रोसीजर हैं ये घर पे नहीं करने चाहिए। आजकल कुछ डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें आप सक्शन बल्ब्स आते हैं, एक वो लंबा सा सक्शन बल्ब अवेलेबल है, बेबी स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल है, जो पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल की, जिससे सिक्रीशंस पंप आउट कर सकते हैं। वो तब है अगर आपको लग रहा है कि आपने नेज़ल ड्रॉप्स रेगुलर डाली हैं, सिक्रीशंस मेल्टेड हैं, पानी की तरह है, बिल्कुल मेल्टेड है, वो सिलिकॉन का बना होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको भी बहुत डीप नहीं लेके जाना होता, सिर्फ नोज़ की टिप तक, बस उसके जस्ट 1/2 सेंटीमीटर अंदर, बिल्कुल अंदर, ज़रा सा टिप तक से जस्ट अंदर जाके आप वो बल्ब को प्रेस करके जब रिलीज़ करते हैं तो वो नेगेटिव सक्शन से जो सिक्रीशन पानी जैसी होती हैं, जो बलगम की सिक्रीशन मेल्ट हो जाती हैं, उनको खींच लेता है, लेकिन कोई डीप नहीं जाना। अदरवाइज आप जो सलाइन वाटर वो रेगुलर डालेंगे, डाल के हल्का सा, यहाँ से आपने कहा हल्का सा प्रेस करेंगे ना आप, तो किसी भी क्लीन हैंकी से आप प्रेस करेंगे, वो धीरे धीरे अपने आप मेल्ट हो जाता है। तो अगर आप दिन में 10 बार 12 बार ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली सेकेंड डे आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पहले दिन हम डालते हैं और पहले दिन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, 2-3 दिन में, थर्ड डे ऑनवर्ड्स हमें लगता है बेटर हो गया, तो हम वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। आमतौर पे पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि हमें लगता है कि अब ठीक हो गया तो बंद कर, पर ये समझना है कि वेदर तो कांस्टेंट है अराउंड, तो आपको रेगुलर रखना है वो। अगर किसी बेबी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये नेज़ल ड्रॉप्स डालनी हमें रेगुलर रखनी पड़ेंगी। आप उसको कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना कि बीमारी फिर से आ गई, कोई बीमारी नहीं है। सो नेज़ल ब्लॉकेज अनटिल अनलेस जो हमने साउंड्स बताई, ऐसी कोई साउंड्स आ रही हैं, तब तक इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है उसमें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये नेज़ल ब्लॉकेज ही है, ये कुछ और नहीं है। और नेज़ल ड्रॉप्स जो सलाइन हमने बताया उसका इस्तेमाल करो, घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उसको डलवाने के लिए, सेफ़ तरीके से आप डाल सकते हैं, इधर उधर कहीं गिर भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट क्लीन इट विद द हैंकी। और ईयरबड्स या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नाक को साफ़ करने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। जो बल्ब सक्शन की तरह से आजकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको बहुत डीप अंदर नहीं लेके जाना है, और कोशिश करनी है कि बाहर जो सिक्रीशंस आपको बिल्कुल बाहर दिख जाए उन्हीं को क्लीन करें, अंदर डीप नहीं जाना है बिल्कुल। राइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अगर लगे तो एक बार अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप वो तो कैसे सलाइन वाटर डालना है वो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।